अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन। तो इससे पहले दो लेक्चर्स दिए हमने, इट इज़ लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दी, कम्युनिकेशन होती क्या है। दूसरे में हमने उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने उसमें। इसके अलावा बैंड विड्थ ऑफ सिग्नल्स एंड बैंड विड्थ ऑफ चैनल पढ़ी। तो अब जाके हमारा तीसरा लेक्चर होता है कि कैसे हम एक रेडियो वेव को प्रोपोगेट करेंगे, यानी कि एक ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, यानी कि ये जो मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपोगेशन है हमारे पास बहुत सारे, यानी कि नंबर ऑफ मोड्स है हमारे पास, नंबर ऑफ मोड्स। जिस तरीके से हम एक रेडियो वेव को ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक पहुंचा सकते हैं, प्रोपोगेट करा सकते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक तीन होती है वो नंबर फर्स्ट होते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन करते हैं हम इसे। ग्राउंड वेव का एक और नाम होता है सरफेस वेव। तो ये एक मोड होता है जिससे हम एक रेडियो वेव को ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा होता है हमारे पास स्काई वेव, इसका एक और नाम होता है आयोनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। और तीसरा जो मोड होता है हमारे पास, इट इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, LOS। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट के जरिए हम रेडियो वेव को प्रोपोगेट करा सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में जो है वो है ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है, मान लो ये हमारे पास एक एंटेना है, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटेना TX, इसे एक रिसीविंग एंटेना तक हमें पहुंचाना है जिसे हम डिनोट करेंगे RX। तो इन वेव्स को हम तीन तरीकों से यहां तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां हमने पहले साउंड, यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्स से साउंड जनरेट किया, तो जो हमारे पास लास्ट में यहां पे आएगा जहां से हम सेंड करेंगे, तो ट्रांसमिटिंग एंटेना उन्हें सेंड करेगा और रिसीविंग साइड में रिसीविंग एंटेना उन्हें सबसे पहले डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने, यानी कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी होगी उसे अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, स्पीच में होगी या पिक्चर्स में होगी, कोड्स में होगी, किस शक्ल में होगी। तो ये यहाँ पे, यानी कि इस साइड में ये लास्ट होता है ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग साइड में ये पहली एंट्री होती है यहाँ पे जिसे एंटर होना होता है। तो ऐसे हमारे पास तीन प्रोपोगेशंस रहेंगी। तो सबसे पहले जो हम प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, इट इज ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपोगेशन। तो ग्राउंड वेव में क्या होता है, या इसे हम एक और नाम देते हैं सरफेस वेव प्रोपोगेशन। तो क्या होता है इसमें, इस मोड में हम जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती है उसे हम, यानी कि क्या करते हैं, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कराते हैं। ऐसे अगर हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा TX, यानी कि जमीन के ऊपर है, ऐसे यहां एक रिसीविंग एंटेना है RX। तो जो हमारी सिग्नल होती है ग्राउंड वेव में, यानी कि जो हमारी रेडियो वेव होगी, उसे हम मूव कराते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे हम मूव कराते हैं पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या होता है इसमें, जो हमारी वेव होगी, यानी कि ग्राउंड वेव होगी या सरफेस वेव, वो कहां घूमती है, अलोंग, या हम कहेंगे पैरेलल और पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो जमीन के सरफेस के पैरेलल जाती है, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। बट ये जो वेव होती है इसे हम ऐसे गाइड करते हैं सच दैट इट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी कि जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, मान लो जैसे हमारी जमीन ऐसे है कर्वेचर ऑफ अर्थ, तो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से फॉलो होती है, यानी कि इसे हम ऐसे गाइड करते हैं कि सच दैट इट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या होता है, इस सरफेस वेव्स और ग्राउंड वेव्स में क्या होता है कि जो ही मान लो ये हमारे पास अर्थ है और हमने एक सरफेस वेव, यहाँ ग्राउंड वेव एक ट्रांसमीटर से, यानी कि यहाँ ट्रांसमिटिंग एंटेना था TX, बट बेसिकली अर्थ इज लाइक दिस ड्यू टू इट्स कर्वेचर। तो यहाँ पे रिसीविंग एंटेना होगा। तो हमने एक सिग्नल को अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कराया है, यहाँ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कराया है, सच दैट इट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास ये ग्राउंड वेव थी, तो ये ग्राउंड वेव क्या करती है, ग्राउंड में एक और वेव जनरेट करती है जिसे हम इंड्यूस्ड वेव कहते हैं।
तो ये ग्राउंड में, यानी कि ये जनरेट करेगी ग्राउंड में इंड्यूस्ड वेव। तो सरफेस वेव्स या ग्राउंड वेव्स की वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ग्राउंड वेव की वजह से ये जनरेट करती है एक इंड्यूस्ड वेव। तो क्या होता है इस इंड्यूस्ड वेव में, मान लो ये हमारी सरफेस वेव थी, तो इंड्यूस्ड वेव ऐसी होगी, यानी कि इसका जो पॉजिटिव होगा तो उस वक्त इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अगर इसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव होगा, ऐसे ही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये हमारी ग्राउंड वेव थी और ये हमारी इंड्यूस्ड वेव डेवलप हो गई। तो यहाँ पे एक शॉर्ट्स डेवलप होती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ शॉर्ट्स डेवलप होते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट्स डेवलप होते हैं। किस वजह से, सरफेस वेव ने जो इंड्यूस्ड वेव डेवलप की उसमें क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं, तो जिस वजह से शॉर्ट सर्किट्स डेवलप होते हैं। तो अब अगर हम चाहेंगे इन शॉर्ट सर्किट्स को कि अगर हम एनर्जी इनकी इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास रेडियो वेव थी जिसे हमने अलॉन्ग द सरफेस या ग्राउंड मूव कराया है, अगर हम उसकी एनर्जी देखेंगे, उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा अब, तो इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, ड्यू टू जो कंडक्टिविटी है एंड जो परमिटिविटी है, जो सरफेस की परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी है, उस वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी कि जो हमने ग्राउंड वेव जिसने इंड्यूस्ड वेव डेवलप की, इस ग्राउंड वेव की जो एनर्जी है वो कंडक्टिविटी और परमिटिविटी ऑफ स्पेस की वजह से, यानी कि ग्राउंड की वजह से कम होगी इसकी एनर्जी। बट अगर हम इसकी एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे तो हमें मालूम है कि किसी भी रेडियो वेव की एनर्जी E = h न्यू होती है। तो अगर हमें इस एनर्जी को बढ़ाना है जो हमें डिक्रीज हो रही है ड्यू टू कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ दिस इंड्यूस्ड वेव, तो क्या करना है हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव इंक्रीज होगी। बट इसी वजह से एक प्रॉब्लम बढ़ती है, अगर एनर्जी डिक्रीज हुई, अगर हम उस एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। बट उस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की वजह से इन ग्राउंड वेव्स में एक प्रॉब्लम बढ़ती है। क्या होगा कि अगर हमने मान लो ये हमारी ग्राउंड वेव थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, दैट मीन्स हमने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, तो ये जो इंड्यूस्ड वेव डेवलप करेगी ग्राउंड में, तो उसमें क्या होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जिस वजह से क्या होगा कि ये नंबर ऑफ शॉर्ट्स जो है, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो इस तरह से ये शॉर्ट्स, ये जो यहाँ पे शॉर्ट्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये शॉर्ट सर्किट्स जो है वो इंक्रीज होंगे, शॉर्ट सर्किट्स इंक्रीज, तो वो भी इंक्रीज होंगे। तो जहां भी मैंने कहा था कि शॉर्ट सर्किट्स डेवलप होंगे, पर जो ही शॉर्ट सर्किट्स डेवलप हुए, हमने क्या किया था कि एनर्जी को इंक्रीज कराना था। बट जब हमने एनर्जी को इंक्रीज किया वो फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से ग्राउंड वेव्स और इंड्यूस्ड वेव्स के दरमियान जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो जिस वजह से इसमें एक लिमिट आता है कि हम इस प्रोपगेशन की वजह से मतलब किस हद तक, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी तक इसमें से वेव्स पास कराएंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा साइकिल्स बढ़ाएंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इतने शॉर्ट सर्किट ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी की वजह से। तो यहाँ पे हमें एक लिमिट मिलता है कि यहाँ से इस लिमिट, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जो हम इस ग्राउंड वेव के जरिए पास कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी इतनी डिक्रीज होती है कि वो वेव प्रोपगेट ही नहीं होती है बाद में। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक लिमिट मिलता है। तो ग्राउंड वेव या सरफेस वेव की वजह से हम कौन सी वेव्स को पास कराएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ये जितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस वाले रेंज में जो हमारी रेडियो वेव्स आएंगी वो हम ग्राउंड वेव के जरिए पास कराएंगे, यानी कि प्रोपगेट कराएंगे ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटेना। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम एनर्जी कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ती है, उससे वजह से शॉर्ट सर्किट्स बढ़ते हैं ग्राउंड वेव और इंड्यूस्ड वेव में, तो जिसकी वजह से वेव प्रोपगेट नहीं होती है। बट यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि इसकी जो लार्जर वेव लेंथ्स होगी, यानी कि अगर हम ये वेव देखेंगे जिसमें शॉर्ट सर्किट्स कम थे, यानी कि ये, तो इसकी वेव लेंथ जो लैम्डा है वो मैक्सिमम थी और जो इसकी वेव लेंथ है वो मिनिमम थी।
तो फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बट ये जो लैम्बडा मैक्सिमम है, जब लैम्बडा मैक्सिमम थी तो शॉर्ट सर्किट जो थे ग्राउंड वेव और इंड्यूस्ड वेव के दरमियान वो बहुत कम होते थे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो ये इसकी लार्ज वेवलेंथ की वजह से जितनी ज़्यादा वेवलेंथ ग्राउंड वेव की ज़्यादा होगी उतनी वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी। यानी कि हमें मालूम है कि डिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल। तो क्या होगा कि ये जो लार्ज लैम्बडा है, तो लार्ज लैम्बडा की वजह से क्या हमने देखा, जब लार्ज वेवलेंथ होगी लैम्बडा तो उस वजह से क्या है कि जो शॉर्ट सर्किट्स थे, शॉर्ट सर्किट्स वो कम थे, यानी कि मिनिमम थे। तो इस वजह से क्या, जब लार्ज वेवलेंथ होगी तो इस वजह से हमें एक और फिनोमेना मिलेगा, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि ये डिफ्रैक्ट करेंगे ड्यू टू लार्ज वेव। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा नहीं सकते बट वेवलेंथ की वजह से हमें एक और इसकी खूबी मिलती है, इट इज डिफ्रैक्शन। तो क्या होगा कि जो ही इसे, मतलब मान लो मैं साउंड जनरेट कर रहा हूँ, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर इस मार्कर से ज़्यादा यानी कि इसके कंपेयर होगी तो ये डिफ्रैक्ट होना शुरू होगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट जो कम थे तो डिफ्रैक्शन की वजह से हम इसे और इंक्रीज करा सकते हैं, यानी कि इसका जो रेंज होगा, जिसकी लेंथ होगी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की, वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ एक दीवार है, एक वॉल है, दिस इज वॉल, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसे हमें बुलाना है, और यहां पे एक आदमी बैठा है जो इसे बुला रहा है। तो डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो लाइट सिग्नल होगी, लाइट सिग्नल इसके पार यानी कि इस वॉल के पार नहीं होगी, बट अगर ये साउंड जनरेट कर रहा है, उस साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है तो ये डिफ्रैक्ट होगी ये लाइट, ये डिफ्रैक्ट होगी ये रेडियो वेव। तो ये जो आदमी ए था और ये बी, ये इसे देख नहीं सकता बट इसका साउंड पहुंचा सकता है, यानी कि ए इसे बुला सकता है, क्योंकि लार्जर वेवलेंथ की वजह से, जो ग्राउंड वेव की लार्जर वेवलेंथ होगी, उस वजह से क्या हुआ कि ये डिफ्रैक्ट हुई ड्यू टू दिस वॉल, क्योंकि वॉल का साइज और वेवलेंथ कंपेयर है, तो इस वजह से ये डिफ्रैक्ट होगी और ये पर्सन भी सुन लेगा। तो ये होता है एक फायदा हमारा ग्राउंड वेव्स का, क्योंकि ड्यू टू इट इज लार्जर वेवलेंथ ये डिफ्रैक्ट होती है। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो एनर्जी डिक्रीज होती थी, तो हम इसे प्रोपगेट नहीं करा सकते। ऐसी ही एक और एग्जांपल अगर हम देख लेंगे, मान लो हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, तो हमें सब लोगों को बुलाना है। अगर हम बिल्डिंग के बीच में बैठे हैं तो हम, अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी साउंड की, तो ड्यू टू दिस वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग वो बेंड होगी, यानी कि डिफ्रैक्ट होगी, तो जिस वजह से सब आवाज सुनेंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अगर वेवलेंथ, मान लो यहाँ पे शॉर्ट्स थे, यहाँ पे शॉर्ट्स थे, यहाँ पे शॉर्ट्स थे, अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो जंप कराएगी इन शॉर्ट्स के ऊपर, ऐसी वो जंप करेगी, ऐसी वो जंप करेगी। तो जिस वजह से अगर लार्ज वेवलेंथ होगी तो यहाँ जो इंड्यूस्ड वेव डेवलप होगी ऐसे, तो क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो शॉर्ट सर्किट जो थे वो कम बनते जा रहे हैं, यहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट कम बनते जा रहे, और हमारा काम बनता है कि हम उसे प्रोपोगेट करा सकते हैं। तो ये था फायदा हमारा किसका, ड्यू टू इट इज लार्ज वेवलेंथ, बट जो लार्ज फ्रीक्वेंसी की वजह से हम इसे प्रोपोगेट ज्यादा नहीं करा सकते, जिसकी वजह से एक लिमिट हमें मिला था। अब अगर हम देखेंगे कि ये जो ग्राउंड वेव्स होती है तो कहाँ तक, यानी कि हाउ मच डिस्टेंस दे ट्रैवल, कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटेना, हाउ मच डिस्टेंस दे ट्रैवल, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फ्रॉम 100 to 1000 किलोमीटर्स। यानी कि अगर हमें रेडियो वेव को किस मोड में लाना है, यानी कि ग्राउंड वेव के जरिए से या सरफेस वेव प्रोपगेशन के जरिए से, तो वो किस डिस्टेंस में जा सकते हैं, 100 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे नंबर 2, तो ट्रांसमिट एंटेना जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए टू प्रोपगेट दिस ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स, तो वो होनी चाहिए कि अगर वेवलेंथ लैम्बडा है तो एंटेना की हाइट होनी चाहिए लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा अपॉन 4। यानी कि अगर हमारे पास वेवलेंथ है, मान लो हमारी वेवलेंथ जो है लैम्बडा, इट इज 1000 मिलीमीटर्स, तो जो वेव हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना, इसके लिए कितनी, जो एंटेना होगा जो इसे ट्रांसमिट करेगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, दैट इज लैम्बडा बाय 4 विच इज 1000 डिवाइड बाय 4।
तो इतनी मिलीमीटर होनी चाहिए लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो जो ये इट रिक्वायर्स वर्टिकल पोलराइजेशन, यानी कि जो पोलराइजेशन होनी चाहिए इसमें वो वर्टिकल पोलराइजेशन होनी चाहिए, यानी कि वेव को कन्फाइन करना या उसकी वाइब्रेशन उसको रेस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि हमने पोलराइजेशन का बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था ऑप्टिक्स में। तो वर्टिकल पोलराइजेशन होती है जो जैसे पोलराइज, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, दिस इज वर्टिकल पोलराइजेशन। तो वर्टिकल पोलराइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि उस वजह से इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वाइब्रेशन उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे या कन्फाइन करेंगे टुवर्ड्स द रिसीविंग एंटेना, यानी कि जो ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा उस ट्रांसमिटिंग एंटेना की वर्टिकल पोलराइजेशन करते हैं हम, such that it goes, this radio wave goes confined in the vertical direction और इसे रिसीव भी करता है रिसीविंग एंटेना एट द वर्टिकल पोलराइजेशन। इसके अलावा अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, यानी कि ब्रॉडकास्ट बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स की ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये यूज होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, बट इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, बट वो उसका नुकसान ही है। जैसे हमने देखा था कि अगर हम एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो इस वेव को हम प्रोपोगेट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स की वजह से इसमें इतने शॉर्ट सर्किट डेवलप होते हैं कि वो डाई होती है, पूरी रेडिएशन ही दैट इज रेडियो वेव डाई होती है, ताकि वो रिसीविंग एंटेना पे नहीं पहुंचती है। तो इसके अलावा इसमें एक और आती है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फेडिंग, दैट इज लॉस ऑफ द सिग्नल, कि जो सिग्नल होती है वो लॉस होती है। अगर हम उसे इंक्रीज कराएंगे, मतलब जो लॉस होता है उसे हम चाहते हैं कि वो डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा कि अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ड्यू टू दी शॉर्ट सर्किट ज्यादा बढ़ता है। बट वो किस वजह से आता है, तो जिस वजह से ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना में डाटा में कुछ एरर्स आते हैं, यानी कि जो वो बात कहना चाहते हैं वो बात पूरी अच्छी तरह से नहीं आती है किसमें, रिसीविंग एंटेना में, ड्यू टू दिस फेडिंग। बट जो फेडिंग, दिस प्रोसेस ऑफ फेडिंग यानी कि लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, वो किस वजह से होती है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होती है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से जो बेंड होती है लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, जिसकी वजह से वो डिफ्रैक्ट ज्यादा होती है। जैसे कि हमने यहाँ डिफ्रैक्शन देखी थी, तो ये लाइट यहाँ यानी कि रेडियो वेव यहाँ भी जाएगी ड्यू टू बेंडिंग, ये यहाँ भी जाएगी, तो जिसकी वजह से इसका एरिया बढ़ता है बट एंगल ऑफ टिल्ट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से लॉस इसमें होता है। तो ये थी यानी कि सबसे पहली जो हमने ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स पढ़नी थी कि क्या होता है इनमें, कौन सा लिमिट। अब जाके हमारे पास दूसरा प्रोपगेशन मोड आता है, यानी कि जिसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे तो हमें एक लिमिट मिला है, यानी कि 30 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज तक ही हम रेडियो वेव्स को ग्राउंड वेव के जरिए प्रोपगेट करा सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी एनर्जी इतनी डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी की ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स, तो हम उन्हें प्रोपगेट नहीं करा सकते। तो अब नंबर 2 रहते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। तो हमने देखा कि जो सरफेस वेव्स होती है उसमें से सिर्फ हम उन रेडियो वेव्स को पास करा सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 30 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज। अब जो इसके बाद बचती है यानी कि अबो 3 मेगा हर्ट्ज, यानी कि जो वेव्स होंगी अबो 3 मेगा हर्ट्ज, तो कहां तक, 30 मेगा हर्ट्ज। तो उन वेव्स को हम, उन रेडियो वेव्स को हम प्रोपगेट करा सकते हैं ड्यू टू अनदर मेथड विच इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन। अब जो इसके अलावा होंगी, यानी कि जो इसके अबो होंगी, अबो 30 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो पेंट्रेट होंगी, यानी कि रिफ्लेक्ट वापस नहीं होंगी बल्कि आयोनोस्फीयर में पेंट्रेट होंगी और वापस इस मोड से हमें वो वापस नहीं मिलेंगी। तो जो अबोव 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा रेडियो वेव्स होंगी उनको हम इस मोड में प्रोपगेट नहीं करा सकते, उसके बाद हमें दूसरा मोड देखना होगा। बट अभी हम ये वो वाला मोड पढ़ रहे हैं कि जो जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होगी उन्हें हम प्रोपगेट करा सकते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन की वजह से। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमें करनी होगी तो उस मोड के लिए हमें कौन सा मोड यूज करते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन। तो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मोड फॉर द कम्युनिकेशन, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब ये होता क्या है, असल में होता क्या है, जो हमारे पास
एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है हमारे पास। ब्लैंकेट ऑफ फायर यानी कि जो हमारे पास अर्थ होती है, इट इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज अ ब्लैंकेट ऑफ फायर। तो इसमें अपनी लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, थ्रोपोस्फीयर। बट जो आयनोस्फीयर है, क्योंकि सिके हुए प्रोपगेशन का एक और नाम पहले ही कहा था मैंने, और आयनोस्फेरिक, आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन। तो जो आयनोस्फीयर होता है, तो आयनोस्फीयर कहां से कहां तक होता है? इट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स। तो इसकी हाइट होती है आयनोस्फीयर की 50 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक। क्योंकि जो सन है हमारा, तो सन की वजह से क्या होता है, तो सन हमें देता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, कॉस्मिक रेज आती है, अल्फा रेज आती है, बीटा रेज आती है और गामा रेज आती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट हाई फ्रीक्वेंसी या कॉस्मिक रेज या अल्फा बीटा गामा रेज या मीटियोर्स जो होते हैं, क्या होता है इनकी वजह से, जो हमारा आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर की अपनी 4 लेयर्स होती है, यानी कि डी, ई, F1 एंड F2। आयनोस्फीयर की अपनी 4 लेयर्स होती है। तो जो डी है इट इज फ्रॉम 50 टू 90 किलोमीटर्स, जो ई है इट इज 90 टू 150, F1 होती है 150 टू 230 एंड दिस इज अबाउट 230 टू अबाउट जो भी वैल्यू है अप टू 400। तो ये 4 लेयर्स सराउंड करते हैं हमारे आयनोस्फीयर को। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है, मान लो ये हमारे लेयर्स है, जैसे कि ये हमारी डी लेयर है, ऐसी इसके ऊपर ई लेयर होती है, ऐसी F1 लेयर होती है और ऐसी F2 लेयर होती है। तो ये हमारे 4 लेयर्स है, डी, ई, F1, F2। तो जब अल्ट्रावायलेट यानी कि जब सन से रेडिएशंस आती है, तो क्या होता है, उन रेडिएशंस की वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ, एटम्स होंगे यहाँ पे, तो उनकी वजह से यानी कि ड्यू टू दिस हाई एनर्जी वेव्स, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एटम्स को आयोनाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लेयर्स में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी हमारे एटम्स होते हैं यहाँ पे, तो वो आयोनाइज होते हैं, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी होंगे वो नॉकआउट होते हैं। तो हमारे पास पीछे बचता क्या है, हमारे पास आयन्स बचते हैं, दैट इज एक लेयर बनती है। क्यों, किस वजह से, आयन्स की वजह से, क्योंकि एटम जो है हमारे पास, अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आए तो वो बनता है आयोनाइज्ड, दैट इज हमारे पास एटम पॉजिटिव आएगा या मॉलिक्यूल पॉजिटिव आएगा, तो जिसकी वजह से वो आयोनाइज बनते हैं, यानी कि एक लेयर बनती है आयोनाइजेशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर हमारी कौन सी लेयर होती है, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स का किस शक्ल में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, या जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आयन्स होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सबसे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसमें इससे कम होंगे, इसमें उससे कम होंगे, तो सबसे मिनिमम इसमें होंगे। तो जो ही ये रेडिएशंस आएंगी तो ये आयोनाइज करना स्टार्ट करेंगी, तो जिनकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी, जिनके पास कम एनर्जी होगी, वो इनको आयोनाइज करेंगी, F2 लेयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। बट जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो डीप जाएंगे और डीप जाएंगे, वो कहाँ आयोनाइज करेंगे, डी लेवल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वो आयोनाइज करते हैं। तो इस वजह से हमें एक स्फीयर, मतलब एक लेयर मिलती है एटमॉस्फेयर की, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। अब क्या होता है इनमें कि यहाँ पे जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन होगी, यानी कि पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो यहाँ उससे कम होगी, उससे कम होगी, इससे कम होगी। हाँ, ज्यादा रेडिएशन F2 तक पहुंचेगी, बट उसमें मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, कम यहाँ पहुंचेंगी, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन यहाँ ज्यादा होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये इन रेडिएशंस को ट्रैप करती है, तो आयनोस्फीयर हीट अप होता है, यानी कि ये हीट अप होता है। तो जिस वजह से क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम हो गई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस मटेरियल का, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, तो जिस वजह से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इस आयनोस्फीयर का, तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो डिक्रीज होगा।
तो क्या करते हैं हम, यानी कि जो हमारे पास ये अब आयोनोस्फीयर बनी है, तो इस आयोनोस्फीयर की तरफ हम अपनी रेडिएशंस को भेज देते हैं। किन रेडिएशंस को? जो 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है। तो ऐसे देखेंगे हम कि मान लो ये हमारी अर्थ है, यहां पे एक हमारा एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है TX और ये हमारा रिसीविंग एंटेना RX है। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं किस में? टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरह। तो आयोनोस्फीयर की अपनी लेयर्स होती है, यानी कि आयोनोस्फीयर की जो 4 लेयर्स अपनी होंगी। तो अगर वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमने ट्रांसमिशन से, यानी ट्रांसमिटिंग एंटेना से रेडियो वेव भेज दी, तो उसे डी लेयर रिफ्लेक्ट करेगी और वो रिफ्लेक्ट होके यहां वापस रिसीविंग एंटेना पे पहुंच जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इससे यानी कि इट इज वेरी लो बट इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी को E रिफ्लेक्ट कर देगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले को F1 और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले को F2 यानी कि रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो इस वजह से हम यहां रेडिएशन भेजते हैं तो जो रिसीव होती है एट रिसीविंग एंटेना रिफ्लेक्ट होके। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से जाएगी और वापस होके एक क्रिटिकल एंगल पे वापस होके उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो दिस जो यानी कि सेकेंड वेव प्रोपगेशन होती है, इट ऑकर्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या है कि ये हमारा डेंसर मीडियम होता है, तो हम सिग्नल्स को यानी कि रेडियो ऐसे सिग्नल्स भेज दिए, तो ये हमारी सरफेस तो पहले ये रिफ्रैक्ट होगी, फिर अगर हम इंसिडेंट एंगल और इंक्रीज कर लेंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि दिस इज डेंसर दिस इज रेयरर मीडियम, तो ऐसी यहाँ पे जब ये अलोंग द सरफेस निकलती है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं विच इज 90 डिग्री, तो इसके बाद क्या होता है, जो ही हम इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके उसी डेंसर मीडियम में आती है। तो इस वजह से जो रेडियो वेव्स हम कहाँ भेजते हैं? टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर। कहा क्या, क्यों उसे आयोनोस्फीयर कहते हैं? क्योंकि वहां सिर्फ आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये सिग्नल यहाँ पहुंचते हो और आयोनोस्फीयर के डिफरेंट लेयर्स से डिफरेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस रिसीविंग एंटेना में भेजते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल हूप्स भी होते हैं इसमें, यानी कि अगर हमने ऐसा किया कि जो हमारे पास सिग्नल होती है यही कि हमने इस सिग्नल को पहले यहाँ भेज दिया तो ये सिग्नल वापस होके यहाँ आई, पर यहाँ कोई रिसीविंग एंटेना नहीं था, तो ये वापस होके टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरफ जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी। यानी कि मल्टीपल हूप्स भी इसमें होते हैं, मल्टीपल हूप्स, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल हूप्स की वजह से सेकेंड वेव प्रोपगेशन पॉसिबल होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल हूप्स की वजह से। तो ये था कि आयोनोस्फीयर कैसे बनता है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि जैसे हम पुराने ज़माने में रेडियो सुनते थे, जब हम रात को रेडियो सुनते थे शाम के वक्त, तो कुछ स्टेशन हमने एक फिक्स्ड स्टेशन, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे रखा होता था रेडियो को, तो उसमें खुद कुछ स्टेशन बार बार आते थे। तो किस वजह से आते थे? क्योंकि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, तो नाइट टाइम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए थे इन मॉलिक्यूल से, वो वापस रिकम्बाइन होते हैं, तो यहाँ एटम्स बनते हैं, तो यहाँ भी फिर से वापस एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते, तो ये लेयर्स F1 F2 ये रात को फिर से मिक्स होते थे, यानी कि वापस मिलते थे इनके एटम्स। तो जिस वजह से ये जो सिग्नल्स हम भेजते थे, जैसे कि मैंने कहा था कि D वेरी लो फ्रीक्वेंसीज को रिफ्लेक्ट कर लेगा, तो A भी इसके करीब आ गया, तो मान लो इसने वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को नहीं बल्कि मीडियम फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट किया, तो जो रिसीविंग एंटेना पे हमें मिलती थी। तो ये होती है सेकेंड वेव प्रोपगेशन, कैसे हम बनाते हैं। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास होती है, यानी कि जो सेकेंड वेव प्रोपगेशन होती है इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। तो अब नंबर फर्स्ट टर्म इन सेकेंड वेव प्रोपगेशन इज नंबर ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसे हम FC से डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करेंगे, मान लो दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये हमारा आयोनोस्फीयर है, इसकी डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने कहा था इट इज अप टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो अगर इसमें से हम देखेंगे कि 30 मेगाहर्ट्ज की एक वेव जो है, रेडियो वेव, उसे हम प्रोपोगेट करा रहे हैं टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरह ऐसे, बट इट शुड बी नॉर्मल, यानी कि हम इसे नॉर्मली, मान लो हमारे पास एक रेडियो एंटेना है, हमने इससे रेडियो वेव सिग्नल्स जनरेट किए और टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरफ भेज दिए। तो अगर हमने नॉर्मली, यानी कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज रिटर्नड टुवर्ड्स द अर्थ, जो वापस आएगी अर्थ की तरह, क्योंकि हमने देखा है रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में, तो जब रिफ्लेक्शन में एट 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट लाइट आती है तो उसका एंगल वापस रिफ्रैक्शन एंगल भी 90 ही होता है। तो अगर हमने इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरफ भेज दिया, बट ये रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स अर्थ की तरफ आई, बट एट दैट टाइम हमारे पास नॉर्मल था, यानी कि हमने इसे नॉर्मली प्रोजेक्ट किया, इस रेडियो एंटेना से नॉर्मली टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरफ भेज दिया, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटेना पे मिली, बट एट 90 डिग्री पे ही, यानी कि उसी ट्रांसमिटिंग एंटेना पे वापस मिलेगी बट एट 90 डिग्री पे। तो ये होती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? एफ इज इक्वल टू 9 टाइम्स एन मैक्सिमम होल रेज्ड पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट ऑफ एन मैक्स। बट एन मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयोनोस्फीयर। तो आयोनोस्फीयर में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे हम कहते हैं एन मैक्सिमम। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है। कैसे निकालते हैं हम इसे? बाय द स्नेल्स लॉ, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाई थी उसी में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो तो वहां से हमें ये रिलेशन मिलके आती है। अब इसके बाद होता है नंबर 2, इट इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही होती है, बट उसे हमने क्या करना पड़ता है? बट उसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरफ भेज रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आती है, बट इट शुड हैव एंगल विद द नॉर्मल, यानी कि हमने पहले नॉर्मली इसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सेंड किया था टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरह। अब हम एक और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर सच दैट देयर इज एन एंगल बिटवीन नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल था हमारा, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी बट क्रिटिकल। बट अगर हमने क्या किया कि एक और सिग्नल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की थी, मान लो इसे थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है या इतनी फ्रीक्वेंसी है, बट हमने उसे प्रोजेक्ट किया सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल इंसिडेंस। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि ये आल्सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज आल्सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बट इट इज ए नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरह नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं, बट इट शुड बी एट एन एंगल विद दिस नॉर्मल। तो ये किसके बराबर होती है? ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इंटू सेक ऑफ थीटा। तो जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज आल्सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज सेंट टुवर्ड्स द आयोनोस्फीयर विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, बट इट शुड मेक एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये होते हैं हमारे दो टर्म्स। इसके बाद हमारे पास नंबर 3rd टर्म जो इसमें यूज होती है, इट इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस, स्किप डिस्टेंस। तो अब स्किप डिस्टेंस होती क्या है? तो स्किप डिस्टेंस होती है द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना, यानी कि कहां से हमने सिग्नल ट्रांसमिट की थी टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर, फिर वो कहां पे हम रिफ्लेक्ट होके कहां हमें मिलती है। मान लो ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना TX है, तो इससे हमने सिग्नल भेजी टुवर्ड्स आयोनोस्फीयर की तरह, ये थी हमारी ट्रांसमिटिंग सिग्नल, और यहां पे हमारा रिसीविंग एंटेना है। अगर ये रिफ्लेक्ट होके ये सिग्नल यहां पहुंच गई तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज, यानी कि ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीविंग एंटेना, दिस इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस। तो इसे हम कहते हैं स्किप डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना, कि किस पोजीशन से, यानी कि पोजीशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना सच दैट हमने एक सिग्नल भेज दी, वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिटिंग एंटेना पे मिली, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्किप डिस्टेंस। बट स्किप डिस्टेंस हम इंक्रीज भी कर सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि इसके डिफरेंट लेयर्स है, तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं तो वो यहां पे पहुंच जाएगी, वो वेव तो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच जाएगी, तो ट्रांसमिटिंग जो रिसीविंग एंटेना RX होगा तो उसकी स्किप डिस्टेंस तो हमने इंक्रीज कर दी।
तो क्या कहते हैं हम, स्किप डिस्टेंस जो होती है बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना पोजीशन के रिफ्लेक्ट होके कहां पे हमें मिलेगी, बट उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्किप डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी ज्यादा कर रहा हूं तो रिफ्लेक्ट होके यहां पे मिलती है। तो क्या होता है कि जो ही हम इसकी इंक्रीज करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी, तो स्किप डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। तो ये था नंबर 4। बट ड्यू टू द डेंसिटी की वजह से, अगर मान लो जो रात को होता है, रात को आयनोस्फीयर में वापस, यानी कि जो आयन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, तो जिस वजह से इसकी थिकनेस यानी कि ये और नीचे आती है, क्योंकि ये सारे लेयर्स अब मिल जाते हैं तो नीचे आती है, तो जिसकी वजह से इसकी स्किप डिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है। मान लो अगर डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर ज्यादा होगी तो उस वजह से स्किप डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। अब नंबर लास्ट पे यहाँ पे जो वो टर्म यूज होती है इस स्किप वेव प्रोपगेशन या आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन में, इट इज स्किप जोन। तो स्किप जोन ऐसा एक रीजन होता है जहां पे कोई यानी कि रेडियो वेव नहीं पहुंचती है। अगर हम यहां से ही देखेंगे कि अगर ये जो स्किप डिस्टेंस थी, अगर मैं यहां पे एक एंटेना रख लूंगा, रिसीविंग एंटेना, तो जो भी सिग्नल्स मैं यहां से भेज रहा हूं वो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच रही है, बट यहां पे कोई नहीं पहुंच रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके वो इस रिसीविंग एंटेना में जाती है। बट यहां पे अगर मैं एक और रिसीविंग एंटेना रखूंगा तो ये जो जोन आएगा इसे हम कहते हैं स्किप जोन। तो स्किप जोन क्या होता है, रीजन वायर नो रेडियो वेव रीचेस, यानी कि कोई भी रेडियो वेव नहीं पहुंचती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके बहुत दूर चली जाती है, तो यहां पे कोई नहीं पहुंचता है। तो अगर हम देखेंगे स्किप जोन, चाहे स्किप वेव्स में देखेंगे या ग्राउंड वेव्स में देखेंगे, तो स्किप जोन की एक ही डेफिनेशन होती है कि रीजन वेयर देयर आर नो सिग्नल्स, कि वहां तक सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं। अगर इससे थोड़ा कम करेंगे, यहां भी एक रिसीविंग एंटेना रखेंगे तो रेडियो वेव्स वहां पहुंचती नहीं है, तो दिस इज आल्सो, यहां से यहां तक फिर से ये स्किप जोन ही रहेगा, यहां भी स्किप जोन, यहां भी स्किप जोन और यहां भी स्किप जोन, कि वहां पे कोई रेडिएशन नहीं पहुंचती है। तो ये थी हमारा ये था हमारा दूसरा मोड की स्किप वेव प्रोपगेशन। इसके बाद अब हमने देखा था कि 3 मेगाहर्ट्ज तो 30 मेगाहर्ट्ज, इसके जरिए हम इसे पास करा सकते थे। बट जो इससे ऊपर फ्रीक्वेंसीज होंगी, अब उसके लिए तो नया मोड देखना पड़ेगा, तो उसके लिए नया मोड है स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो अब रहा तीसरा मोड स्पेस वेव, और जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव्स 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज तक ही पास करा सकते हैं। स्किप वेव 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज ही पास करा सकते हैं। तो जो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है अब वो 30 मेगाहर्ट्ज से, तो उसके लिए हमने एक और नया मोड देखा है जिसे हम कहते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन या लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो ये यानी कि अगर हम देखेंगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, तो इनको हम पास करा सकते हैं किस मोड से, स्पेस वेव प्रोपगेशन या लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन की वजह से। बट इसमें क्या है कि जिस मोड इज कन्फाइन्ड टू लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो स्पेस वेव प्रोपगेशन है, स्पेस वेव प्रोपगेशन इज कन्फाइन्ड टू लाइन ऑफ साइट। जो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा, दिस इज कर्वेचर ऑफ अर्थ, ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारे पास एक एंटेना है ट्रांसमिटिंग एंटेना, ये रहा हमारा एक रिसीविंग एंटेना। तो यहां से सिग्नल्स स्पेस में जाएंगे यहां तक, यानी कि जो सिग्नल्स होंगी हमारी वो स्पेस में जाएंगी, बट इट इज कन्फाइन्ड टू द लाइन ऑफ साइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंटेना तक हमें सिग्नल्स को पहुंचाना है, तो इनके दरमियान कोई ह्यू यानी कि डज नॉट अफेक्टेड बाय कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इनके दरमियान क्या एक ह्यूज बिल्डिंग आ गई मान लो, तो लाइन ऑफ साइट बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना ब्रेक डाउन हो गई, तो प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो कोई ह्यूज बिल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए, ह्यूज बिल्डिंग, या कोई टाल ट्री होगा, मान लो यहाँ पे एक दरख्त है टाल ट्री,
तो अगर ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना के दरमियान आ गया तो फिर से स्पेस वेव प्रोपगेशन नहीं होगी। तो क्या होता है कि मैंने पहले ही कहा था, इट इज कन्फाइंड टू लाइन ऑफ साइट। इसे कन्फाइन करना पड़ता है लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट मीन्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटेना। तो क्या है कि कन्फाइन की मतलब क्या होता है कि इसके दरमियान, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना के दरमियान कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं आना चाहिए। जैसे कर्वेचर ऑफ अर्थ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई ह्यूज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए या बिग बिल्डिंग, या कोई टॉल ट्री नहीं आना चाहिए बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना के दरमियान। या इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं, इट इज यानी कि स्पेस वेव प्रोपगेशन इज नॉट ऑर्डिनरी पॉसिबल बियॉन्ड द रेडियो हॉरिजॉन। यानी कि रेडियो हॉरिजॉन जो है, इसके बाद स्पेस वेव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होती है। अब रेडियो वेव हॉरिजॉन क्या होता है अभी हम पढ़ाएंगे, मतलब जब मैं अभी दिखाऊंगा रेडियो हॉरिजॉन क्या होता है, क्यों ऑर्डिनरी स्पेस वेव प्रोपगेशन रेडियो हॉरिजॉन के बाद पॉसिबल नहीं होती है। बट ये जो रेडियो हॉरिजॉन है, इट इज डिटरमाइंड बाय हाइट ऑफ एंटेना, बाय हाइट ऑफ एंटेना। ये जो रेडियो हॉरिजॉन है, इसके बाद स्पेस वेव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होती है। इसे डिटरमाइन कौन करता है? इसे डिटरमाइन करता है हाइट ऑफ द एंटेना। यानी कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा रेडियो हॉरिजॉन होगा, जितनी कम हाइट होगी ट्रांसमिटिंग एंटेना की उतनी रेडियो हॉरिजॉन कम होगी। तो रेडियो हॉरिजॉन होता क्या, इससे पहले मैं ये बताता हूं कि क्या हुआ था इन ग्राउंड वेव्स के साथ, क्यों हम इन्हें प्रोपगेट नहीं करा सकते थे स्पेस वेव प्रोपगेशन की वजह से। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ज्यादा, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी और परमिटिविटी ऑफ स्पेस इंड्यूस्ड वेव में जो शॉर्ट सर्किट्स होंगे वो उससे इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा ग्राउंड या सरफेस। यानी कि इन वेव्स को, यानी कि जो ये पास करा सकती थी वो, बट अगर इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हम देंगे तो ग्राउंड वेव्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रही बात स्क्वायर वेव की वजह से क्यों प्रोपगेट नहीं करा सकते हैं, तो क्यों नहीं, क्योंकि ये जो अबो 30 मेगाहर्ट्ज से जो जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, उसे आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि उससे पेंट्रेट होंगी। तो वो मोड भी हमारे किसी काम का नहीं है। बट अब रहा हमारे पास ये मोड जिसे मैंने कहा था इट इज लाइन ऑफ साइट, कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना के दरमियान कुछ ह्यूज बिल्डिंग्स नहीं आनी चाहिए, ना टॉल ट्रीज ना कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसके बाद मैंने कहा था रेडियो हॉरिजॉन जो है, इसके बाद यानी कि स्पेस वेव प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल बियॉन्ड द रेडियो हॉरिजॉन। बट रेडियो हॉरिजॉन को कौन डिटरमाइन करता है? इसे डिटरमाइन करता है हाइट ऑफ द एंटेना। अगर इसे इंक्रीज करना है रेडियो हॉरिजॉन को तो हम एंटेना को किसी माउंटेन पे बनाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से जिसमें हमें रेडियो हॉरिजॉन मालूम होगा और इसके बाद ये कहां तक हम स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है या लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन ये कहां तक पॉसिबल है। तो अब एक क्वेश्चन हम खुद से पूछेंगे जिस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि जो रेडियो हॉरिजॉन होता है वो कितना होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कहां तक हम यानी कि जो स्पेस वेव प्रोपगेशन है कहां तक हम उसे भेज सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि हमें एक मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज रेडियो हॉरिजॉन निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस मगर कहां से? फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना, यानी कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस किससे? ट्रांसमिटिंग एंटेना से, सच दैट जो लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन है इट इज पॉसिबल, कि कहां तक हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन या स्पेस वेव प्रोपगेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगर हम कंसिडर करेंगे कि हम ये जो हमारी अर्थ है यहां पे हम एक एंटेना बनाएंगे, इस एंटेना का नाम रख लेंगे हम AB, जिसकी हाइट होगी H। तो इस जमीन पे यानी कि जो हमारी अर्थ है इट इज सेंटर, दैट इज इट इज सेंटर। यहां पे एक पॉइंट रख लेंगे C और यहां पे एक और पॉइंट रख लेंगे D। तो क्या देखना है हमें कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रांसमिटिंग एंटेना सच दैट लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन या स्पेस वेव प्रोपगेशन इज पॉसिबल। तो ये जो C है और D, इन दोनों को हम वो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जिसके बाद लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे कि यहाँ तक लाइन ऑफ साइट या स्पेस वेव प्रोपगेशन पॉसिबल है, इट इज डिनोटेड बाय डी, और इसके डी के बाद भी स्पेस वेव प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज आल्सो इक्वल टू डी। तो इसके बाद अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे ओ को डी के साथ, दैट इज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे ओ बी, ऐसे ओ सी, तो ये दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, OB is again radius of earth and OC is again radius of earth, but the angle here is, it is 90 degree, here the angle is again 90 degree। तो क्या किया हमने एक एंटेना लिया AB जिसकी हाइट है h। मैंने कहा था कि हाइट ऑफ एंटेना डिटरमाइन्स द रेडियो हॉरिजॉन, तो ये जो C और D पॉइंट्स है ये हमारे रेडियो हॉरिजॉन पॉइंट्स है, रेडियो हॉरिजॉन पॉइंट्स, यानी कि जो D है AC, यानी कि जो AC है विच इज इक्वल टू AD, तो दोनों किसके बराबर है D, इसे हम कहते हैं रेडियो हॉरिजॉन। तो रेडियो हॉरिजॉन के बाद स्पेस वेव या लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो अब हमें यही देखना है कि कितनी हो सकती है ये मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि ये D कितनी मैक्सिमम हो सकती है जहां तक हम ट्रांसमिटिंग एंटेना से रेडियो वेव्स को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे OC को, OC किसके बराबर है OB की, तो ये किसके बराबर है OD की, तो वो क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम यहां से ये ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें D ढूंढना है, दैट इज रेडियो हॉरिजॉन ढूंढना है, तो अगर हम ये ट्रायंगल देखेंगे AOD, यानी कि दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOD, तो ये राइट ट्रायंगल हम लेंगे, तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज OA स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होगा। बट हमें निकालना क्या है, D निकालना है हमें, दैट इज रेडियो हॉरिजॉन विच इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द एंटेना। तो OA किसके बराबर है, R, दैट इज AB, दैट इज H, तो दिस इज इक्वल टू R प्लस H का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD, दैट इज AD इज D, रेडियो हॉरिजॉन डिस्टेंस, D स्क्वायर, दिस इज प्लस OD विच इज R स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB विच इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमें मिला यहां से D स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH प्लस H स्क्वायर, तो ये हमें यहां से अभी मिला। बट जो रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द एंटेना, बट जो हमारे पास बट R इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द एंटेना, तो सो H स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, यानी कि H स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते। तो हमें क्या मिला, D विच इज इक्वल टू स्क्वायर के बदले लिखेंगे रूट, दिस इज इक्वल टू 2RH। तो ये होती है रेडियो हॉरिजॉन, यानी कि रेडियो हॉरिजॉन जो मैंने पहले ही कहा था। तो रेडियो हॉरिजॉन जो है ये डिस्टेंस D जिट इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ एंटेना, कि अगर हम हाइट ऑफ एंटेना को और बढ़ाएंगे तो रेडियो हॉरिजॉन उससे आगे बढ़ेगा, अगर इसे और बढ़ाएंगे हाइट को, जितनी ज्यादा हम हाइट करेंगे तो रेडियो हॉरिजॉन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो पहले ही मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन में, कि जो वेव्स यानी जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होगी, क्यों नहीं हुए थे ग्राउंड वेव और स्पेस वेव में, वो भी मैंने कहा था। बट मैंने कहा था इट इज कन्फाइंड टू द लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना के दरमियान कुछ ह्यूज बिल्डिंग्स नहीं आनी चाहिए, मतलब उनके दरमियान लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होनी चाहिए। ये भी कहा था कि जो ये हॉरिजॉन पॉइंट है, बियॉन्ड हॉरिजॉन पॉइंट इट इज नॉट ऑर्डिनरी पॉसिबल। फिर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना सच दैट लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन इज पॉसिबल, कि अब हम देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा हम हाइट कर रहे हैं उतनी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यानी कि ज्यादा होती है, रेडियो हॉरिजॉन उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द एंटेना पे। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास जो एंटेनाज होते हैं उन्हें हम कहाँ बिल्ड करते हैं, ऑन द माउंटेन्स। तो एक तो माउंटेन की हाइट उसमें ऐड होती है, दूसरी उसकी अपनी हाइट होती है, जिस वजह से क्या होता है रेडियो हॉरिजॉन उससे बढ़ता जाता है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस अब अगर देखेंगे कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन है, इसमें टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना के दरमियान कितनी होनी चाहिए,
तो अगर हम ऐसे देखेंगे, दिस इज अर्थ, दिस इज आवर रिसीविंग एंटेना एंड दिस इज आवर ट्रांसमिटिंग एंटेना TX। तो यहां तक अगर इसकी वेव्स जाती है और यहां तक ऐसे रिसीव करता है, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस DT बिटवीन किसके दरमियान, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालनी लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना, तो वो DT किसके बराबर होगी, वो DT होती है टोटल डिस्टेंस, इसकी हाइट यानी कि रेडियो हॉरिजॉन दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना इंटू R प्लस होगी अंडर रूट ऑफ 2 हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये टोटल डिस्टेंस होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेगी और ऐसे यहाँ तक, तो ये रहा इसका D यानी कि रेडियो हॉरिजॉन, ऐसी रिसीविंग एंटेना का भी ऐसे रेडियो हॉरिजॉन अपना, तो ये रही और D, तो ये D यानी कि D आप किसकी, ट्रांसमिटिंग एंटेना की, और ये रही D ऑफ मतलब रेडियो हॉरिजॉन ऑफ रिसीविंग एंटेना। तो इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस मिलती है बिटवीन, यानी कि द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना इन लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, दिस इज द मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस। तो क्या किस वजह से होगी, जितनी हम हाइट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं बिटवीन किसके दरमियान, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना के दरमियान। तो ये थे यहाँ तक मोड्स ऑफ द रेडियो वेव प्रोपगेशन। पहले हमने देखा कि ग्राउंड वेव्स में कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कहाँ उस पर लिमिट आया, फिर स्पेस वेव्स में कहाँ पे लिमिट आया, क्यों हमें नए मोड्स ढूंढने पड़े, फिर स्पेस वेव्स में हमने देखा कि लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यानी कि इन्हें हम कहते हैं रिपीटर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक और एंटेना रखेंगे, इसके बाद एक और एंटेना रखेंगे, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, लाइन ऑफ साइट, जिस वजह से क्या होता है कि अगर हम इन एंटेनास को बार बार मतलब रिपीट कराएंगे, इन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बार बार रिपीट कराएंगे, तो जिस वजह से एरर्स कम मिलते हैं। तो ये थे यहाँ तक मोड्स ऑफ द रेडियो वेव प्रोपगेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में कह देना।